थैंक यू सो मच भगवान सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन कुछ अलग और ख़ास होने वाला है। और मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नज़रें स्क्रीन से हटाइएगा मत। क्योंकि नज़रें अगर स्क्रीन से हटेगी तो शायद आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और बाद में फिर आप अपने अपलाइन से क्वेश्चन करेंगे कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आया, वो चीज़ें समझ में नहीं आया। और लास्ट में फिर आज आपको बहुत बड़ी लाइव इनकम प्रूफ देखने का मौका मिलेगा कि क्या वाकई में यहाँ से क्या इनकम किया जा सकता है और क्या पर डे का जो बताया जाता है 1 लाख 2 लाख क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल है, जरूर लास्ट में देखने का मौका मिलेगा। और तो इसीलिए मैं विदाउट टाइम को जया किए मैं चलता हूँ सीधा सेशन के ऊपर, और सेशन को थोड़ा सा डिप में लेकर चलते हैं। और जितने लोगों के क्वेश्चन मन में डाउट डर ये संकोच सब कुछ है ना, सब चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम ज़्यादा लेते हुए मैं चलता हूँ सीधा स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आज के सेशन को कंडक्ट करता हूँ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अभी लखीसराय में ही, और आज निकलना है मुझे पूर्णिया के लिए। टाइम नहीं था लेकिन थोड़ा सा डिले किया गया और फिर मीटिंग को हमने कंटिन्यू किया क्योंकि मीटिंग लेना जरूरी है। और फिर मीटिंग के बाद निकलेंगे पूर्णिया के लिए। तो पूर्णिया के आसपास से जितने भी लोग हैं प्लीज रेडी रहिएगा। कल के डेट में मैं पूरे दिन पूर्णिया रहने वाला हूँ। हालांकि आज शाम को ही मैं पहुंच जाऊंगा पूर्णिया। कल पूरे दिन आप मुलाकात कर सकते हैं। बाकी चलते हैं सेशन की तरफ, और सबसे पहले आपको एक ओवरऑल मैकेनिज्म समझाते हैं। देखिए सर, यहाँ पे अब आप जब हम और आप एआईपीएफ की बात करते हैं ना सर, तो एआईपीएफ के नॉर्मल आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ये डेक्स स्क्रीनर है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देख रहे हैं लिक्विडिटी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और मजा आ रहा है देखकर। मैंने उस दिन भी बातें किया था लेकिन आज डीप बातें करेंगे। अब देखिए पूरी एआईपीएफ की थोड़ी सी डीप डिस्कशन में हम सभी चलने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी भी टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट को करते हैं ना, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या तरीके। अब नॉर्मली ये जो टोकन है ना, ये जो टोकन का ऑनरशिप कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान ले टोकन को बनाया गया, सिस्टम बनाया कब गया सर, आज से 4 महीना पहले, यानी 16 नवंबर को। 16 नवंबर को सिस्टम को डिजाइन किया गया। पूरी दिसंबर मंथ में इन्होंने क्या किया, डाउ मेंबर बनाया। उसके बाद 1 जनवरी से आम पब्लिक के लिए सिस्टम को ओपन किया इन्होंने। अब ये जो डाउ का क्यों लाया, जब कोई भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जब होता है ना, तो उसमें कोई भी इडिफिकेशन करना होता है, कुछ भी चीजें ऐड करना होता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में इडिफिकेशन होती है, कुछ भी ऐड करना है तो उसके लिए विदाउट डाउ वोटिंग पॉसिबल नहीं है कि उसमें ऐड कर ले, अगर रियल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो। अब ये कैसे हम पता करेंगे डिसेंट्रलाइज है या कंट्रोलिंग पावर क्रिएटर के पास पड़ा हुआ है। अब आज इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एआईपीएफ की। एआईपीएफ का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, आप अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो देख रहे हैं, जब पहली बार सिस्टम को डिजाइन किया गया था तो इसी बैलेट का इस्तेमाल किया गया था। इस बैलेट का इस्तेमाल करके 25,000 टोकन को मिंट किया गया स्टार्टिंग में। 25,000 टोकन मिंटिंग किया गया, और उसके बाद में इसमें 5,000 टोकन इसमें से निकाल कर 5,000 टोकन प्लस में 5,000 यूएसडीटी पुल बनाया गया यूनिस्वैप के ऊपर। और पुल को चालू किया गया ताकि बाइंग सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो केवल $5,000 और 5,000 टोकन, मतलब उस समय $1 ही इसका वैल्यू था। यानी 10,000, बोल सकते हैं आप कि $10,000 से लिक्विडिटी शुरू हुई है। ठीक है, तो लिक्विडिटी की शुरुआत हो गई। बचा हुआ जो 20,000 टोकन है ना, वो 20,000 टोकन इसके ट्रेजरी में डाल दिया गया, और वहां से शुरुआत होती है इस सिस्टम की। अब सिस्टम का जो भी एल्गोरिदम डालना था, इन्होंने एल्गोरिदम को डाला। और उसी समय में अगर आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना,
तो उसको ऑनरशिप को रिनाउंस करने से पहले उसमें डाउ की एक्टिवेशन कर दी जाती है। डाउ एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कि कोई भी चेंजिंग इन द फ्यूचर आपको करनी पड़ेगी एडिंग, तो उसके लिए विदाउट डाउ वोटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिएटर का कंट्रोलिंग गायब रहता है, वो अपनी मनमानी कर नहीं सकता है। तो डाउ वोटिंग होती है तो प्रपोजल, उसकी जो टीम है, जो बैक टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है, वो प्रपोजल रखेगी कि ये चीजें चेंजिंग करनी है सिस्टम में। तो हम और आप जब वोटिंग करेंगे तो ही जाके सिस्टम में परिवर्तन हो पाता है। तो प्रपोजल रख सकता है उसकी डेवलपर टीम, लेकिन डायरेक्टली चाहे कि नहीं अपनी मनमानी तरीके से हम इसमें कुछ परिवर्तन कर ले, पॉसिबल नहीं। तो इन्होंने उसी समय डाउ की एक्टिवेशन कर दिया। जितना भी लॉजिक इसमें सेट करना था, इन्होंने लॉजिक को सेट किया। ठीक है, अब इसमें लॉजिक सेट क्या हुआ? सिंपल लॉजिक, मतलब सिस्टम बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट को एआईपीएफ के। इसमें सिंपल बात है, बोला गया कि भाई हम कोई भी ह्यूमन कंट्रोलिंग यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन कंट्रोलिंग होती है वहाँ पे इमोशन होता है, और जहाँ इमोशन होता है वहाँ स्कैम होता है। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन कंट्रोलिंग को पूरी तरीके से कट किया, और इन्होंने इसमें 5 एआई को इंट्रोड्यूस किया, और ये 5 एआई मिलकर ना पूरी सिस्टम को चला रहे हैं। पांचों एआई मिलकर इस पूरी इकोसिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 एआई के जो भी लॉजिक सेट करना था, इन्होंने लॉजिक को सेट किया, और उसी समय इन्होंने डाउ की एक्टिवेशन अंदर में किया, और एक्टिवेशन करने होने के बाद जब सब चीज क्लियर हो गया, तो इन्होंने क्या किया, ये जो क्रिएटर का एड्रेस है, इस एड्रेस को फाइनली ऑनरशिप 00 नल एड्रेस के ऊपर लेकर चला गया। अब 00 नल एड्रेस के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जरा देखिए, खुल रहा है। 00 नल एड्रेस का मतलब होता है सर, यहाँ पे कोई, यहाँ पे यहाँ पे नीचे पढ़िए, दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन या मिंट टोकन। ये नल एड्रेस का बस सिंपल काम, या तो टोकन बर्न करने के लिए यूज किया जाता है, या टोकन की मिंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, या ऑनरशिप को रिनाउंस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आप विशेष तौर पे जानकारी लेना है तो चैट जीपीटी मारिएगा और वहां जाके पूछिएगा नल एड्रेस क्या होता है और इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, नल एड्रेस के ऊपर ले जाकर इसको शिफ्ट कर दिया। अब नल एड्रेस के ऊपर इन्होंने जैसे ही इसको शिफ्ट किया, ऑनरशिप इनका गायब हो गया, टोकन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसका ऑनरशिप इनका खत्म। राइट। अब एक क्वेश्चन उठता है कि टोकन का जो ऑनरशिप था, चलिए वो उसको तो आपने गायब कर दिया, लेकिन इसमें टोटल लॉजिक कहाँ सेट किया आपने? 5 एआई के साथ में। अब ये 5 एआई इसमें वर्किंग कर रहा है। अब ये सभी वर्क, पांचों एआई का वर्किंग स्टाइल क्या है? तो पांचों वर्किंग का स्टाइल जरा समझ लीजिए आप। ये 5 वर्किंग, यहाँ पे पहला है एनी। एनी का काम क्या है सर? टोकन की मिंटिंग करना, नया टोकन की मिंटिंग करना। दूसरा है एसआईजी, इसका काम है ट्रेजरी का देखभाल करना। सिंपल भाषा में समझिए, नया टोकन जब बनेगा तो वो किसी न किसी गोदाम में तो स्टोर होगा ना। ट्रेजरी का मतलब होता है सर खजाना। तो ये ट्रेजरी में जाके जमा होता है, टोकन जो भी मिंट होगा वो ट्रेजरी में जाएगा, तो ट्रेजरी का देखभाल एसआईजी कर रहा है। उसके बाद में इसमें लगा है एएलएस, कमाल का चीज है। ये क्या करता है, प्राइस के पंपिंग डंपिंग को मैनेज करता है। उसके बाद चौथा है एआरपी, इसका काम क्या है, हर 12 घंटा पे जो आपका रिवार्ड जुड़ के कैलकुलेट होके और अगला 12 घंटा में उस पे भी रिवार्ड आता है, यानी कंपाउंडिंग करने का काम करता है, यानी ऑटो री इन्वेस्ट करने का काम करता है ये एआरपी। और पांचवा है एएलपी, जिसका काम है ना, ये चारों को सही तरीके से कमांड देना, सही जगह सही सही समय पे इसको एक्टिव करना, इससे काम करवाना, और सभी के कैलकुलेशन मेथड को देखते रहना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है ना। एक तरीके से देखा जाए तो एएलपी प्रधानमंत्री का काम कर रहा है, एसआईजी है जो वित्त मंत्री का काम कर रहा है, एएलएस है जो पूरी की पूरी रक्षा मंत्री का काम कर रहा है, यानी टोकन के प्राइस को एकदम डील कर रहा है। अब क्या है सर कि यहाँ पे ये जो पांचों एआई लगाया गया, जो ये काम कर रहा है, अब ये पांचों एआई के लॉजिक में तो चेंजिंग
कर सकता है ना क्रिएटर? ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके मन में कि हो सकता है कल के डेट में ये पांचों एआई है, इसके लॉजिक में ही परिवर्तन कर दे। और ये पॉसिबल भी है। अगर नॉर्मली देखा जाए कि ये एआई है तो एआई की तो लॉजिक सेट किया जाता है, और जिस लॉजिक पे आप सेट कर देंगे एआई काम करेगा। कल के डेट में उसके लॉजिक में चेंजिंग किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो पांचों एआई है, ये पांचों एआई के ऑनरशिप को भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया। यानी जो भी ऑनर इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इन्होंने लॉजिक को सेट किया, और इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि इसके लॉजिक में चेंजिंग कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये पांचों एआई के ऑनरशिप को नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब जब नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर हो गई, तो नल एड्रेस का मतलब समझिए सिंपल भाषा में, उसमें 12 फ्रेज नहीं होता है। सर अगर आपके पास 12 फ्रेज नहीं हो और मैं अपना स्मार्ट कॉन्टैक्ट अगर आपको दे दूं, तो क्या आप कोई एक्टिविटी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आप देख पाइएगा, लेकिन आप चाहिएगा कि कुछ उससे भेज दे, या कोई कोई भी कुछ भी एक्सेस करने जाइएगा, कुछ भी परिवर्तन करने जाइएगा मेरे बैलेट से, उसमें स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल आएगा, कंफर्म करना होगा, यानी ब्लॉकचेन को कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट कॉल को। तो कंफर्मेशन आप देंगे कैसे? आपके पास खुला ही नहीं है, 12 फ्रेज है ही नहीं है, क्योंकि उसमें 12 फ्रेज होता नहीं है। तो ऑनरशिप को इन्होंने ट्रांसफर किया, यानी इसके लॉजिक में क्रिएटर चाह के परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब इसका लॉजिक क्या क्या काम करता है? अब इसका सिंपल लॉजिक, ये दोनों का तो काम आप समझ गए, ये दोनों नॉर्मल बात है, ये अपना काम कर रहे हैं। अब ये बचे हुए तीन को समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझिए पहला काम, टोकन की मिंटिंग क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोगों का सवाल होता है, सर इतना पैसा कहाँ से देता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन होता है, इतना पैसा कहाँ से देगा सर? आइए उसको समझते हैं। देखिए सर, सिंपल भाषा में समझिए, ये इतना पैसा ना कहीं और से नहीं देता है। पैसा यहाँ पे टोकन बनाता है, हर रोज टोकन बनता है, और किस रेशियो में बनता है उसको समझिए। यहाँ पे जो मिंटिंग का फंक्शन लगाया गया है, ये लगाया गया है कि यहाँ पे जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी में 250 दिन का बैकअप फंड होता है। इसके ट्रेजरी के पास में 250 दिन का बैकअप फंड होता है। अब बैकअप फंड का मतलब समझिए, जैसे हर 12 घंटा पे रिवार्ड मिलता है। जैसे रात के अभी रिवार्ड बटा होगा 1:30 बजे सभी लोगों को, जितना भी रिवार्ड बटा है उस आज रात में उस हिसाब से अगले 250 दिन तक उतना रिवार्ड लोगों को दिया जा सके, उतना का कैपेसिटी ट्रेजरी में होता है। ठीक है, तो उतना का कैपेसिटी ट्रेजरी को लेकर चलना पड़ता है कि अगर कोई नया ज्वाइनिंग नहीं आए, तो हम अगले 250 दिन तक लोगों को पेमेंट दे सकूं टोकन के रूप में। इसीलिए ट्रेजरी में 250 दिन का बैकअप फंड होता है। ठीक है, तो 250 दिन का जब बैकअप फंड ट्रेजरी में मौजूद होगा ना, तो यहाँ कोई टोकन की नया मिंटिंग नहीं होगी, नो मिंटिंग। 250 दिन का बैकअप फंड अगर ट्रेजरी के पास अवेलेबल है, तो नया टोकन बनाने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कितना भी टोकन बना लिया, ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ही डेली बेसिस पे सर टोकन की बंटवारा हो रही है, डेली बेसिस पे लोग को टोकन मिल रहा है, तो ट्रेजरी में से तो कम होगा ना रिवार्ड। तो जैसे धीरे धीरे कम होते जाएगा, यहाँ पे अगर 200 दिन का ट्रेजरी में केवल फंड बचता है, तब क्या होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ एआई है, एएसआईजी किसको इन्फॉर्म करेगा? एएलपी को। एएलपी एएलपी सबका देखभाल करता है ना, ये एएलपी को इन्फॉर्म करेगा, और एएलपी इन्फॉर्म करेगा एनी को कि भाई ट्रेजरी में फंड कम हुआ है, नया टोकन की मिंटिंग करो। अब ये एनी का काम है नया टोकन बनाना, तो एनी देखेगा कि भाई ट्रेजरी में कितना फंड कम हुआ है, वो एसआईजी के साथ पास जाएगा, एसआईजी से कंफर्मेशन लेगा, हाँ इतना दिन का फंड कम हो गया है। फिर वो रेशियो देखता है कि अगर 200 दिन का फंड बचा हुआ है, तो $1 में 2 टोकन की मिंटिंग करता है। अगर 200 दिन से 150 दिन का बचा है, 150 दिन का ही बचा है, तो $1 में 3 टोकन की मिंटिंग करेगा। अगर उससे भी कम 100 दिन का बचा है, तो $1 में 4 टोकन की मिंटिंग करेगा।
अगर 100 दिन से भी कम का बैकअप फंड इसके पास बचा है, तब वैसे कंडीशन में ये $1 में 5 टोकन की मैक्सिमम मिंटिंग कर सकता है। यानी मैक्सिमम $1 में 5 टोकन बना सकता है। लेकिन अक्सर अभी फिलहाल में देखा जाता है कि ये 200 दिन का इसके पास बैकअप फंड होता है, लगभग उसी के समय में ये मिंटिंग कर लेता है। यानी अगर अब मिंटिंग करता कहाँ है सर, हम और आप जब डॉलर यूज करते हैं, स्वैप करते हैं ना, तो जब जब इसको मिंटिंग करना होता है उसी डॉलर का इस्तेमाल करता है अंदर में। अब जैसे मान लिया आपने $100 दिया, तो $100 से इन्होंने क्या किया, 200 टोकन बना लिया 1:2 के रेशियो में। अब सर अभी फिलहाल के केसेस में आपने $100 से स्वैप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, केवल 50 टोकन मिलेगा। तो आपको तो 50 टोकन ही मिला, लेकिन बच गया कितना, 150 टोकन तो एक्स्ट्रा बच गया ना। ये टोकन कहाँ चला गया, ट्रेजरी के पास में जाके जमा हो गया। ठीक है, यानी अगर ओवरऑल द सिनेरियो मान लीजिए ये ट्रेजरी है, तो अब इसमें होता क्या है कि मिंटिंग हो के यहाँ पे ट्रेजरी में फंड आता है। यानी ये मिंटिंग हो रही है, और मिंटिंग करके, मिंटिंग का मतलब होता है नया टोकन बनाना, कम खर्चा में टोकन बनाना। जैसे हमारी गवर्नमेंट जब आवश्यकता ज्यादा पड़ती है तो क्या करता है, नोट की छपाई करता है। तो एक 500 का नोट छापने में $500 का खर्चा थोड़े आता है, मुश्किल से 10-20 रुपए का खर्चा आता होगा, नोट छाप दिया। उसी तरीके से यहाँ भी टोकन बनाने में ऐसा थोड़े सेम वैल्यू का खर्चा होता है। मैंने वही रेशियो बताया कि सर वो $1 में 2 टोकन बना सकता है, 3 टोकन बना सकता है, 4 टोकन और 5 टोकन तक बना सकता है। तो उसका लागत कम लग रहा है ना। तो मिंटिंग करता है और मिंटिंग करके ट्रेजरी में देता है, और इस ट्रेजरी के पास 250 दिन का बैकअप फंड होता है, उस हिसाब से मैनेज करता है। और इसी ट्रेजरी में से निकाल कर हमें और आपको रिवार्ड के तौर पे टोकन मिलता है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 36 गुना मिलता कहाँ से, समझ में आया। नया टोकन बनता है, ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी में से हमें और आपको मिलता है। ट्रेजरी खाली होते रहता है, और ट्रेजरी में भी कहीं ना कहीं से पानी आते रहता है। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें, तो एक कुआं है, ठीक है ना। आप लोग गांव में कुआं देखे होंगे, गांव में कुआं देखे होंगे। उस कुआं से क्या होता है यार, पहले के जमाने में लोग उसी पानी का इस्तेमाल करते थे, चाहे नहाने के लिए हो, पानी पीने के लिए हो, या हर काम के लिए हो। अब भाई कोई ये पूछे ये कुआं इतना पानी कहाँ से दे रहा है, तो भाई कुआं का पानी आता कहाँ से, उसका लेयर कनेक्टेड होता है किसी नदी से, नहीं तो समंदर से। ठीक है, आपको जितना मर्जी वो पानी निकालते जाते हैं, वो समंदर से पानी आते रहता है, उसमें पानी की कमी नहीं होती है। सेम उसी प्रकार से ट्रेजरी एक कुआं है। सर ट्रेजरी में नया टोकन मिंट हो के जब मर्जी जितना मिंट कर ले भाई, मिंट करके ट्रेजरी में डाला जाता है, और ट्रेजरी से निकाल निकाल के रिवार्ड आपको दिया जाता है। तो 36 गुना मिलता कहाँ से, ये क्लियरिटी मिली। अब सबसे बड़ा मैटर है कि 36 गुना चलिए दे तो दिया नया बना के, लेकिन सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन कि सर ये जो टोकन दे दिया, हम इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है सर। ये मिंटिंग प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेजरी के पास आ रहा है और हमें आपको रिवार्ड मिल रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो रिवार्ड मिल मिल रही है, जो टोकन ना, अगर टोकन का रेट को बैलेंस किया जा सके। मान लिया टोकन का रेट आज कितना है सर, $2 है। अगर मान लिया डॉलर टोकन का रेट अगर मैनेज रहे, तो फिर कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको तो मिल रही है समंदर में से। लेकिन टोकन का रेट अगर गिर जाए, एकदम दबा के नीचे गिर जाए, तब आप लॉस में चले जाएंगे। अब सिंपल क्वेश्चन लोगों के मन में आएगा कि लगातार अगर मिंटिंग हो रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में टोकन की रेट तो गिरेगा। एकदम आपका क्वेश्चन सही है, और ये एकदम लाजमी है, क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई के गेम पे चलता है। मार्केट में सप्लाई ज्यादा आएंगे, टोकन का रेट गिरेगा। डिमांड ज्यादा आएगा तो ही टोकन का रेट बढ़ेगा। और इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि लगातार टोकन की मिंटिंग हो रही है, यानी टोकन की सप्लाई बढ़ते जा रहा है। और टोकन की जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्रॉब्लम आएगी। अब आइए हम उसको समझते हैं कि कैसे पूरी सिस्टम को मैनेज किया जाता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि $2 का है सबसे, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा यहाँ पे,
ये करता क्या है बेसिकली कि ये टोकन के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये $2 है, ये $2 का प्राइस एक पैसा में ना चला जाए, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन को डालता है, जिससे के थ्रू जो सप्लाई बढ़ती जा रही है, ज्यादातर टोकन कहीं ना कहीं लॉक रहे। क्योंकि अगर टोकन लॉक नहीं होगा तो डायरेक्टली सप्लाई के तौर पे आएगा ना, और डायरेक्टली मार्केट में अगर सप्लाई के तौर पे जाएगा तो मार्केट को गिरा देगा। लेकिन यहाँ कंडीशन यही डाला जाता है कि अलग अलग टर्म एंड कंडीशन के थ्रू ज्यादातर टोकन को लॉकिंग पीरियड में डाला जाता है, जिससे कि ज्यादा टोकन लॉक रहे और सर्कुलेटिंग सप्लाई के तौर पे बहुत कम टोकन मार्केट में अवेलेबल रहे। अब इसको समझने के लिए हम सभी को एक लाइव डाटा देखना पड़ेगा। आइए मैं लाइव डाटा के ऊपर चलता हूं। अब लाइव डाटा जाने के लिए ना आपको चलनी पड़ेगी सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर। मैं यहीं से चलता हूं सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, एक्सप्लोरर पे क्लिक किए, ये पॉलीगन स्कैन खुल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं सर, टोटल सप्लाई 80 लाख का है, टोटल होल्डर 17,796 लोगों की है। चलिए बढ़िया। अब कोई भी व्यक्ति देखेगा कि ये 80 लाख है, डेली 2 लाख 3 लाख टोकन की सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो ये मार्केट को सस्टेन कैसे करा पाएगा। नॉर्मली देखने पे एकदम लगेगा पूरा स्कैम है। जैसे कि हमने जब पहली बार XYZ एक कंपनी आई थी, जब मैंने पहली बार उस सिस्टम को देखा था तो मुझे भी यही लगा, यार ये सप्लाई बढ़ते जा रहा है, ये रेट मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब अब जाके समझ में आता है कि कैसे कोई सप्लाई मैनेज करता है। अब होल्डर्स में हम चलते हैं। अब होल्डर्स में देखिए तो सबसे ज्यादा सप्लाई किसके पास में अवेलेबल है सर, यहाँ पे देखिए 36 लाख, 21 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख, 4,30,000, 61,000। उसके बाद देखिए छोटा छोटा सप्लाई है एकदम, आज 2,000, 1,500, इस तरीके से। सर तो ये 2,000, 3,000 और 1,500 की सप्लाई से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, उससे तो मार्केट डंप करती नहीं है। मार्केट अगर डंप करेगा तो ये सबसे बड़ा फंड जो बैठा के रखा है ना, ये 36 लाख, 21 लाख, 10 लाख, इस ये सब मार्केट को चलाता है। अब इसको जरा समझिए, इसके बगल में आप देखिएगा ना तो ये 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है। ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कंपनी के साथ अटैच किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट याद करिए, थोड़ा सा एक नजर दौड़ा लीजिए, ये अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दिखाने से पहले मैं आपको व्हाट्सएप पे ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कुछ चीजें। यस, आप ये देखिए, ये ARP है। ARP ऑटो री इन्वेस्ट करने का जो काम करता है, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 44B। ठीक है, 44B, ये नीचे में ट्रांजेक्शन हैच दिया दिया है। जब भी आप कोई ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो वहां पे ट्रांजेक्शन हैच मिलता है। जैसे आप फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो UTR नंबर होता है, जो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ना ट्रैक करने में मदद करता है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांसफर आप करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे ना, तो उसका फाइनल ट्रांजेक्शन हैच मिलता है, और ये ट्रांजेक्शन हैच वैलिडेट करता है कि यस ट्रांजेक्शन हुआ है। क्योंकि ट्रांजेक्शन जब सक्सेस होता है, ठीक है ना, तो ये मिलता है आपको। अब ट्रांजेक्शन हैच डायरेक्ट दे दिया है सिस्टम की, आप यहाँ से जाइए चेक कीजिए। मैंने ट्रांजेक्शन हैच पे सीधा क्लिक किया, इसके लॉग्स पे जाइएगा। लॉग्स पे जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे प्रीवियस ओनर कौन है, 894। 894 कौन था सर, हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, जब सिस्टम बनाया गया था तो इसी 894 एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। न्यू ऑनर के रूप में क्या बता रहा है, 00 नल एड्रेस। क्लियर, यानी 44B का ऑनरशिप नल एड्रेस के ऊपर है। उसके बाद एनी जो मिंटिंग करने का काम करता है, इसको क्लिक करिए और इसके भी लॉग्स पे जाइए, और यहाँ पे भी देखिए ओल्ड ऑनर और न्यू ऑनर कौन कौन है, यानी ये मिंटिंग फंक्शन भी। ALP देखिए जरा, लॉग्स पे जाइए, यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस ऑनर और न्यू ऑनर, यानी उसके नीचे ALS है, ये देख लीजिए, EF एड्रेस कॉन्टेक्ट याद है। ALS का भी क्या है, नल एड्रेस के ऊपर ये भी शिफ्टेड है। उसके नीचे SIG है, जो ट्रेजरी का देखभाल करता है, ये भी देखिए क्या है, नल एड्रेस के ऊपर शिफ्टेड है।
यानी ये जो 5 AI है, ये पांचों AI का ओनरशिप नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब ये दर्शाता है कि सर नल एड्रेस जाने का मतलब ये पांचों AI के लॉजिक में चेंजिंग क्रिएटर नहीं कर पाएगा। लॉजिक में अगर चेंजिंग क्रिएटर के हाथ में होती तो गेम बजा देता। तो लॉजिक में चेंजिंग नहीं कर सकता है क्योंकि नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। देखिए क्रिएटर एड्रेस यही वाला है ना, 894 जो स्टार्टिंग में बना था। क्लियर। अब मैं चलता हूँ फिर से ब्लॉकचेन के ऊपर और वहां से मैं कुछ डाटा दिखाता हूँ। ये डाटा आपको हेल्प करेगा सिस्टम को समझने में। अब देखिए ये जो 44 भी अभी हमने दिखाया है जिसका नल एड्रेस पे ऑनरशिप है, ये कौन है? ट्रेजरी है, जिसके पास 250 दिन का बैकअप फंड होता है। सर 36 लाख टोकन तो ये लेके होल्ड करके बैठा है। 36,15,000 टोकन यही बैठा है, तो ये 250 दिन का बैकअप फंड ये लेके बैठा है। और ट्रेजरी का ऑनरशिप कहाँ है? नल एड्रेस के ऊपर। क्या लगता है निकाल लीजिएगा? क्या ये सप्लाई में आ जाएगा मार्केट में सेलिंग करने के लिए? नहीं, ये मार्केट में सेलिंग करने के लिए अभी नहीं आ सकता है क्योंकि ये ट्रेजरी के पास जमा है। चलिए, 80 लाख में से 36 लाख टोकन तो सर आपका यहीं लॉक हो गया। उसके जस्ट नीचे जाएंगे 5880। सर जब आप स्टेक करते हैं ना तो जाकर चेक करिएगा, वो जो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टेकिंग होती है। ठीक है ना, 360 दिन का जब स्टेकिंग करते हैं तो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्टेकिंग होती है। तो यहाँ पे कितना टोकन स्टेक हुआ है अभी तक? 21,08,000 टोकन यहाँ स्टेक हो गया। तो ऊपर में 36 लाख और यहाँ 21 लाख, यानी 57 लाख टोकन स्टेक हो गया। 57 लाख टोकन स्टेक हो गया, ये लॉक हो गया सर, ये नहीं निकलने वाला है क्योंकि ये 5880 कब निकलेगा सर? ये आप ही के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट गया है 5880 पे, ये 360 दिन के लिए लॉक है। ये कब निकल सकता है? ये 360 दिन के बाद ही निकलेगा, और तो निकलेगा तो आप ही के एड्रेस पे जाएगा क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉल आप ही से वेरीफाइड हुआ है। उसके बाद AEF है, ये कौन है? ALS है। ALS के पास पड़ा हुआ फंड कितना है सर? 10,34,000 है। तो इसको भी निकाल नहीं पाइएगा क्योंकि ALS का कॉन्ट्रैक्ट कॉल क्या है? ऑनरशिप रिनाउंस है। तो 10 लाख टोकन ये भी गया। 2D6 कौन है सर? यूनिस्वैप पे जो लिक्विडिटी पूल बनाया गया है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 7.5 लाख टोकन, आप इसको भी नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है। उसके बाद ये 268, 4,29,000 टोकन, बस यही टोकन है जिसको हमें और आपको रिवार्ड के तौर पे मिला हुआ है। जो टोकन हमें और आपको रिवार्ड के तौर पे मिलता है ना, वही है 4,29,000। और ये 56C है, ये कौन है? ये क्रिएटर का एड्रेस, क्रिएटर का है जो सेल टैक्स जाता है। तो सेल टैक्स क्रिएटर को जाता है, वो तो उसका बेनिफिट हुआ। तो सर ये 4,29,000 ही टोकन तो है जो मार्केट में सप्लाई के तौर पे कभी भी आ सकता है। अब मार्केट में सप्लाई के तौर पे कभी भी ये आ सकता है टोकन, लेकिन क्या आप डेली रिवार्ड निकाल रहे हैं अपना? क्या सभी लोग निकाल रहे हैं अपना? आंसर इज नो। सर तो अभी आपने क्या देखा? टोटल सप्लाई देखने के लिए 80 लाख का है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में कभी भी सेलिंग के लिए आ सकता है वो तो 4,29,000 है। अब गेम समझिए, टोटल सप्लाई 80 लाख का है, लेकिन रियल में ये सप्लाई 4,29,000 का है क्योंकि बाकी सब लॉक है। दूसरी नंबर चीज है, ये 4,29,000 में से डेली बेसिस पे कितना लोग रिवार्ड निकालते हैं? बहुत कम परसेंटेज लोग रिवार्ड निकालते हैं। मैं मानता हूं डेली बेसिस पे 5,000 टोकन से लेके 10,000 टोकन निकलता होगा, यही विड्रॉल होता होगा ना, इससे ज्यादा तो विड्रॉल लोग अभी करता नहीं होगा। तो 5,000 टोकन से लेके 10,000 टोकन लोग विड्रॉल करता है। खरीदार कितना है गुरु? खरीदार डेली कम से कम हमको लगता है कि एक 50,000 से लेके 1,000, 1 लाख टोकन खरीदारी हो रही होगी, उससे ज्यादा ही हो रही होगी क्योंकि मेरे ही नेटवर्क में डेली 3,000 4,000 टोकन अभी खरीदारी हो जाता है। तो हमारे जैसे बड़े बड़े बहुत इन्वेस्टर है सर, डेली लाख टोकन खरीदने की डिमांड है और सप्लाई क्या आ रहा है? 5,000। अब जरा मुझको बताइए कि सप्लाई 5,000 का आ रहा है और डिमांड 50,000 का है, ये रेट बढ़ेगा या घटेगा? सर रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
क्योंकि दुनिया पूरी डिमांड और सप्लाई पे चलता है। यहाँ डिमांड ही ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब एक और क्वेश्चन लोगों का आएगा कि सर आने वाले कुछ दिनों के बाद में बहुत लोग जब पैसा कमा लेगा, 36 गुना कमा लेगा, सप्लाई बहुत ही बढ़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में रेट तो गिरने लगेगा, सप्लाई ज्यादा आने लगेगा। चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूं कि सर सप्लाई बहुत ओवर होने लगेगा, बहुत लोग कमाने लगेंगे। आज से 1 साल बाद क्या हो सकता है? आज से 1 साल बाद, आज 17,000 की कम्युनिटी है, तो 1 साल के बाद हो सकता है ये 17,000 की कम्युनिटी आज से 1 साल के बाद में 5 लाख की कम्युनिटी बन जाए या 10 लाख की बन जाए। तो ये कम्युनिटी कितना बनेगी? 10 लाख 5 लाख की कम्युनिटी बनेगी। दूसरी नंबर चीज है, आज जो सप्लाई के तौर पे 4,29,000 दिख रहा है, हो सकता है उसमें उस समय 10 करोड़ की सप्लाई दिखे। तो 10 करोड़ टोटल सप्लाई जो दिखेगा, तो हो सकता है उसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई के तौर पे खूब आएगा तो 50 लाख टोकन आ सकता है लगभग। अब जरा सोचिए, 50 लाख टोटल टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई के तौर पे आएगा, तो डेली बेसिस पे विड्रॉल की संख्या कितना हो जाएगी? सर 50 लाख में से आराम से 1 लाख टोकन डेली विड्रॉल के लिए, सेलिंग के लिए आएगा। सर 1 लाख टोकन अगर सेलिंग के लिए आएगा, तो यहाँ पे 5 लाख की कम्युनिटी है, तो ये कम्युनिटी चुपचाप बैठी तो रहेगी नहीं, ये नया कम्युनिटी बिल्डअप करती रहेगी। तो ये जो नया कम्युनिटी आएगी, तो 1 लाख की सप्लाई आ रही है ना, तो उस समय 10 लाख डेली बेसिस पे टोकन खरीदारी होगी। डेली बेसिस पे 10 लाख टोकन खरीदने की क्षमता होगी लोगों के पास, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी ना। दूसरी नंबर चीज है, अभी हम और आप थोड़ा डर के पैसे लगा रहे हैं, लेकिन आज से साल भर के बाद हम ना बिलीव करके और बिंदास पैसे डालेंगे, तो हम और आप भी तो ज्यादा पैसे डाल सकते हैं इसमें। तो इससे क्या होगी? डिमांड उस समय भी बड़ा रहेगा, सप्लाई उस समय भी, बड़े सप्लाई की मात्रा बढ़ जाएगी कि उस समय 1 लाख सप्लाई आने लगेगा, तो उस समय लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और आज जो 1 लाख टोकन खरीदारी हो रही है डेली, उस समय 10 लाख खरीदारी होने लगेगी। तो सर अगले 1 साल में क्या होगा उसका प्रिडिक्शन ये है। क्लियर? अब यहाँ से क्लियरिटी आपको कुछ मिला होगा। ये रहा, सप्लाई को अलग अलग तरीके से लॉक कर किया जा रहा है, और कैसे सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। रियल सप्लाई क्या आ रहा है उसको समझिए। टोटल टोकन की मिंटिंग हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर टोकन को तो अलग अलग मैकेनिज्म से लॉक किया जा रहा है। दूसरी नंबर चीज है सर, अभी जितना सप्लाई आ रहा है मार्केट से, वो सप्लाई मान लिया 5,000 टोकन अगर आ भी रहा है सप्लाई के तौर पे, ये टोकन जा कहाँ रहा है? सर P2P हो रहा है, और फिर जाके 5880 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 360 दिन के लिए लॉक हो जा रहा है। ये देखिए 5880 क्या है। हम और आप जो टोकन निकालते हैं, हम स्वैप थोड़े करते हैं, हम क्या करते हैं, जाके 5880 पे क्या करते हैं, फिर स्टेक मरवा देते हैं अपने टीम में। तो ज्यादातर सप्लाई तो उसी में फिर घुस गया ना। तो ये अभी आने वाले कुछ वर्षों तक ना सर यही सिलसिला चलेगा। सप्लाई बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेंगे, डिमांड हमेशा बढ़ा रहेगा, कभी रेट गिरेगा नहीं। अब मैं मानता हूं कि चलिए एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अब लोग रेट गिराने की कोशिश में लगेगा। हालांकि अभी फिलहाल की सीन में कभी 2-3 साल तक तो दिख नहीं रही है मुझे सिनेरियो। क्यों नहीं दिख रही है, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अब हम समझेंगे एएलएस को, ठीक है ना। सर एएलएस इसमें क्या है, बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। एएलएस के पास में, एएलएस का सिस्टम है कि 6.25% का जैसे ही ग्रोथ होता है, एएलएस एक्टिव हो जाता है। और एएलएस के पास में ना यूएसडीटी भी रहता है और टोकन भी रहता है, ठीक है ना। एएलएस के पास डॉलर भी होता है और टोकन भी होता है। जैसे 6% से ज्यादा का ग्रोथ टोकन प्राइस में हो जाता है, एएलएस एक्टिवेट हो जाता है और देखता है अरे यार भाग रहा है। अब क्या करेगा, अपने पास से टोकन निकालता है लेके, दे सेलिंग, दे सेलिंग। अब जैसे टोकन सेलिंग करता है, टोकन का रेट गिरने लगता है। दूसरा, अगर 6% से ज्यादा का डाउन होने लगा टोकन की रेट में, एएलएस फिर एक्टिव होगा, अपने पास से डॉलर निकालता है और बाई बाई करके के इतना ना बाई करता है कि फिर ऊपर उठा देता है। यानी एएलएस का काम है सर कि ना अचानक से तेजी से रेट बढ़ने देगा, ना तेजी से रेट गिरने देगा।
और ये एएलएस का ही कमाल है सर कि $1 से शुरू हुआ, अभी 4.5 महीना में $2 का ही टोकन प्राइस गया है। एक और मजे की बात आपको बता दूं कि जिस समय ये टोकन की प्राइस इस एएलएस जब जाएगा $10 ना, तो ये $10 से गिरा के आप $5 पे तुरंत नहीं ला पाइएगा, क्योंकि एएलएस अपनी औकात के अनुसार प्राइस को ऊपर जाने देता है। अब वो कैसे औकात है वो समझिए। अब देखिए ये एएलएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यही वाला ईएफ वाला। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर सर्च करता हूँ। अब जरा इसको देखिए, इसके पास पड़ा हुआ कितना है। इसके पास देखिए, सबसे पहले पहले डॉलर पड़ा हुआ है कितना, $2,54,000 पड़ा हुआ है। बिटकॉइन पड़ा हुआ है $36,000 का। इथेरियम पड़ा हुआ है और पोल पड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये इथेरियम खरीद रहा है, बीटीसी खरीद रहा है, पोल खरीद रहा है, तो सर एएलएस के पास में डॉलर जाता है, तो एएलएस के पास डॉलर जाके जमा है। डॉलर का इस्तेमाल एएलएस में नहीं हो रहा है, और एएलएस क्या किया कि बिटकॉइन, इथेरियम और पोलीगन खरीद लिया, और जैसे मार्केट ऊपर उठेगा तो वैल्यू बढ़ गई ना। वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एएलएस की औकात बढ़ गई ना, एएलएस की औकात बढ़ जाएगी। तो एएलएस की औकात जब बढ़ जाएगी तो और ज्यादा इसके पास औकात रहेगा कि प्राइस की अगर डंपिंग होने लगेगी तो डॉलर को क्या करेगा, ये बेच पाएगा, ये टोकन खरीद पाएगा डॉलर से। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इथेरी बिटकॉइन और इथेरियम और पॉलीगन अपनी मर्जी से खरीदा है, नहीं। इसमें प्रपोजल आया था, डाउ वोटिंग हुआ था, हम और आप डाउ वोटिंग किए तब ये खरीदा है। अगर वहां पे अगर डाउ वोटिंग में आप एग्री नहीं करते तो ये खरीद नहीं सकता है, क्योंकि ऑनरशिप इसका रिनाउंस है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। डाउ वोटिंग आपने और हमने किया है। अब एएलएस के पास फंड कहाँ से आता है सर, तो एएलएस के पास जो फंड आता है वो विड्रॉल प्रोसेस से आता है। अब विड्रॉल प्रोसेस को जरा समझिए। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए एएलएस को। एएलएस के पास में सर ये डॉलर पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए टोकन कितना पड़ा है, 10,34,000 टोकन भी पड़ा है। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो सर इसके पास कितना है, 10,34,000 टोकन है, जो क्या करता है, प्राइस को बढ़ने से रोकने की औकात रखा है। कि अगर अचानक से कोई चाहे कि हम 10 इसमें फंड डाल दे 10 करोड़ का, तो देखिए $20 लाख ये रखा है जुगाड़ में, कि भाई तू 10 करोड़ का कर देगा, हम 20 लाख का सेल कर दे, $20 लाख का सेल कर सकते हैं। ठीक है। और वो लगातार और भी सेल कर देगा। तो जितना ज्यादा कोई चाहे कि हम पंप करा दे अचानक से, तो सर ये रखा हुआ है डंप कराने के लिए। उसके बाद कोई चाहे कि अचानक से डंप करा दे, तो ये $3 लाख रखा हुआ है मार्केट को पंप कराने के लिए। ये दोनों का जुगाड़ लेके बैठा है। अगर कोई निगेटिव सिनेरियो की बात करें कि कोई मार्केट एकदम चाहे डंप कराने लगे, तो देखिए $3 लाख है, क्या करेगा, टोकन लगेगा बार बार खरीदने। मतलब आप टोकन बेचिएगा तो ये टोकन को खरीद खरीद के रेट को मैनेज करेगा। और अगर आप खरीदने लगिएगा, लगातार बढ़ाने लगिएगा, तो यहाँ से टोकन निकाल 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 सेल करेगा और टोकन के रेट को मैनेज करेगा। समझ में आ रहा है। अब ऐसा क्यों करता है, क्यों टोकन के रेट को ये बढ़ने नहीं देता है, तो जरा देखिए एएलएस की औकात अभी कितना है सर, 3,70,000 है, सॉरी $3 लाख का है। टोटल सप्लाई कितना है सर, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई के तौर पे जो आ रहा है वो कितना है, उसको देखिए जरा। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई के तौर पे यही टोकन किधर गया भाई, हाँ यहाँ 4,29,000 ही टोकन तो है जो टोटल सर्कुलेटिंग के सप्लाई में पड़ा हुआ है। भले लोग अचानक से नहीं निकलता है, लेकिन कभी ना कभी तो निकाल सकता है। ऑप्शन तो लोग के पास खुला पड़ा है। अगर लोग निकालते हैं 4 लाख टोकन को, तो ये क्या करेगा, एएलएस के पास तीन $3,000 ही अवेलेबल है, $3 लाख अवेलेबल है। यानी 4,29,000 टोकन का वैल्यूएशन लगभग अभी के डेट में कितना होगा, लगभग $8.5 लाख का वैल्यूएशन है। मतलब $8.5 लाख सेलिंग के लिए जा सकता है, टोकन सेल होगा 8.5 लाख का। तो एएलएस के पास औकात कितनी है सर, अभी $3 लाख ही पड़ा हुआ है जो टोकन खरीद सकता है। यानी लगभग 50% मार्केट को उठा लेगा एएलएस, इतनी औकात रखता है।
और ये भी कब होगा, जब पूरी दुनिया अचानक से सेलिंग करने लगे, बाइंग बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे कंडीशन में भी ये 50% रेट को उठाने की क्षमता रखता है, और अभी क्षमता बढ़ा रहा है एएलएस। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर 50% ही तो लग औकात है, 100% की औकात नहीं है। सर इसीलिए इसकी औकात अभी 50% का है, इसीलिए रेट बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि सर अगर ये 4 लाख टोकन पड़ा हुआ है, अगर इसका रेट अगर $10 चला जाए, तो इसका वैल्यूएशन तो $40 लाख का हो जाएगा। और इसके एएलएस के पास $3 लाख पड़ा हुआ है, तब तो रेट को गिराना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पास खरीदने की औकात नहीं रहेगी। इसीलिए इसकी औकात अभी कमजोर है, इसीलिए रेट को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि ये डाटा पे, एआई डाटा पे काम करता है सर। तो एआई को डाटा पता है कि मैं अपनी औकात के अनुसार ही रेट बढ़ने दूंगा, नहीं तो मैं सेल कर करके गिराऊंगा रेट को। और इसीलिए ये रेट बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे जैसे एएलएस की औकात बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रेट को आगे बढ़ाएगा। औकात नहीं बढ़ेगी तो एएलएस को आगे नहीं बढ़ने देगा, रेट को आगे नहीं बढ़ने देगा। अभी समझिए इसकी औकात बढ़ती कैसे है। तो इसकी औकात बढ़ती है, जो विड्रॉल प्रोसेस हम और आप करते हैं, वहां चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। अब जैसे हम और आप विड्रॉल प्रोसेस को करते हैं, तो विड्रॉल प्रोसेस में क्या ऑप्शन है सर? जो इनकम आता है आपके डायनामिक या स्टैटिक में आता है, यहाँ से विड्रॉल करते हैं तो आपके टर्बो में जाता है, टर्बो से विड्रॉल करते हैं तो आपके मेन वैलेट में चला जाता है। तो डायनामिक या स्टैटिक से आप विड्रॉल जब करते हैं, तो ये क्या चार्ज कट रहा है? 5%, 10%, 20। मगर तुरंत चाहिए तो 20% कटता है, 10 दिन में चाहिए तो 15% कटता है। ये जो परसेंटेज में जो चार्ज कट रहा है, ये क्या कर रहा है? अब देखिए हमने क्या बताया था सर, 4,29,000 टोकन अगर अचानक से सेलिंग के लिए, अचानक से सेलिंग के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो 20% चार्ज आप दे रहे हैं। तो अचानक से तो सेल करने आएगा, तो सबसे पहले एएलएस की औकात 20% आप यहीं से बढ़ा दिए, तो एएलएस की औकात थोड़ा और बढ़ गई। दूसरी नंबर चीजें, यहां से, क्योंकि ये जो फंड कटता है ना, ये जो चार्जेज, ये सब एएलएस के पास ही जाता है। ये कट के एएलएस के पास में जाता है, तो आपने तो एएलएस की औकात बढ़ा रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा विड्रॉल होगी एएलएस की औकात उतनी बड़ी बढ़ेगी। अब देखिए स्टार्टिंग में सिस्टम में तो सब लोग पैसे डाल रहे थे, अब धीरे धीरे लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो लोग विड्रॉल कर रहे हैं, और जितना ज्यादा विड्रॉल होगा एएलएस उतना मजबूत होगा। समझिएगा सिस्टम कितनी बारीकी तरीके से बनाया गया है, कि जितना ज्यादा विड्रॉल लोग करेंगे, उतना ज्यादा फंड कट के एएलएस के पास में जाएगा, एएलएस उतना बड़ा मजबूत होगा। और एएलएस जितना ज्यादा औकात एएलएस की बढ़ेगी, एएलएस प्राइस के रेट को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एएलएस की औकात जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, वैसे ही लिक्विडिटी भी बड़ी मात्रा में ऐड करते हुए जा रहा है, क्योंकि एएलएस ही लिक्विडिटी भी ऐड करता है। ठीक है ना? तो सीधा कनेक्शन एएलएस का किसके साथ है? विड्रॉल प्रोसेस के थ्रू है। और विड्रॉल जितना ज्यादा होगा एएलएस उतना ज्यादा मजबूत होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई अचानक से 4 लाख टोकन अगर विड्रॉल होने लगे मार्केट में, तो सर 4 लाख का कितना, लगभग $8.5 लाख होता है ना, $8.5 लाख। तो $8.5 लाख का 20% निकाल लीजिए, 20% पहले एएलएस के पास डॉलर जाके जमा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी अचानक से सेलिंग के लिए अगर आपने लाया, तो क्या हुआ? 20% तो औकात आपने बढ़ा दिया, 80% नु झेलना है आपसे। अब ऊपर से आप जाइएगा कहाँ? टर्बो में। अब टर्बो में जाइएगा तो कहेगा 12 घंटा के लिए पहले दीजिए। पहले तो 12 घंटा के लिए लेगा। अब आपने तो 20% एक्स्ट्रा उसको दे दिया, 20% में अपने औकात मैनेज किया है। और अभी आप अपने से ही निपट रहे हैं। अभी 100, जितना डॉलर, जितना टोकन निकाल रहे हैं, जितना वैल्यू का, मान लिया पे 4,29,000, यानी $8.5 लाख का अगर निकाल रहे हैं, पूरा टोकन पूरी कंपनी से निकल रही है, तो $8.5 लाख आपको अभी देना पड़ेगा 12 घंटा के लिए। अगले 12 घंटा के बाद ना एएलएस के पास में प्रेशर आएगा, कि भाई अगले 12 घंटा के पास सेलिंग प्रेशर आएगा। तो वो उसके पास पहले से 50% की औकात बनी थी, 20% की औकात अब बढ़ा दिए, तो 70% हो गया उसकी औकात। 30%
रेट को गिरा पाइएगा फिलहाल के कंडीशन में आप। अब एक ये सिनेरियो कब होगा, ये सिनेरियो तब हो सकती है जब एक भी ज्वाइनिंग नहीं आए, कोई भी नया कम्युनिटी नहीं आ रही है, केवल सेलिंग हो रही है, वैसे कंडीशन में। लेकिन एक समय ये सब चीज सब लोग एक समय सेलिंग करे पॉसिबल नहीं है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, ये एएलएस की कैपेसिटी समझ में आया, पूरा पिक्चर समझ में आया। सर की रेट को लोग डंप कराने का प्रयास करेगा तो तुरंत डंप नहीं होगी। एएलएस की जैसे जैसे औकात बढ़ती जा रही है, रेट को एएलएस उतना ही तेजी से बढ़ाते जाएगा। एएलएस की औकात अभी छोटा है, इसलिए रेट धीरे धीरे जा रहा है। और ये हम सब के लिए अच्छी बात है सर, कि धीरे धीरे डाटा के हिसाब से रेट ऊपर ले जा रहा है। ऊपर जब एक बार चल जाएगा तो हैंग ना गिरेगा अचानक से, $84 से गिर के $6 $5 पर नहीं आ जाएगा। इसके रेट गिरने में बहुत टाइम लगेगा, इसका रेट उठने में भी टाइम लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग के लिए अच्छी बात है ना, हम लोग तो 36 गुना कमा रहे हैं ना, टोकन को एंजॉय कर रहे हैं। रेट हमारा आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो अगले अगले आने वाले समय में जब तक डिमांड हाई रहेगा तब तक रेट गिरने वाला नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिंटिंग फंक्शन क्रिएटर अपने पास में नहीं रखा है। जहाँ पे मिंटिंग फंक्शन क्रिएटर लेके बैठा है ना, वहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, मिंटिंग फंक्शन को यहाँ पे रखा नहीं है। क्रिएटर के हाथ में अपनी मिंटिंग फंक्शन नहीं है कि अपना जब मर्जी कितना हो मिंटिंग कर लिया और टोकन को बेच करके रेट को गिरा दिया। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्रिएटर के पास में। लिक्विडिटी भी निकाल ले, क्रिएटर के पास औकात ही नहीं है। लिक्विडिटी लॉक है और एलपी टोकन 100% बर्न है। एलपी टोकन अगर 100% बर्न होता है तो क्रिएटर नहीं निकाल सकता है। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा, जाके चैट जीपीटी से पूछिएगा। एलपी टोकन समझ, एलपी टोकन क्या होता है? लॉक लोग देखते हैं, देखिए परमानेंट एक होता है, फ्री लिक्विडिटी कभी भी निकाला जा सकता। टाइम पीरियड वाला होता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना का जब टाइम पूरेगा लिक्विडिटी को निकाला जा सकता है क्रिएटर के माध्यम से। लेकिन एक परमानेंटली लॉक होता है, वो कैसे? यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है और बर्न लिखा है। बर्न का मतलब क्या होता है वो समझिए। जब लिक्विडिटी बनता है ना, जैसे स्टार्टिंग में $5,000 इन्होंने डाला और यहाँ से डाला 5,000 टोकन डाल के इन्होंने एलपी बनाया ना। अब मान लिया एलपी में कोई भी व्यक्ति पैसा डाल रहा है तो आज नहीं तो कल वो निकालेगा। तो पैसा निकालने जाएगा तो क्या प्रूफ है कि आपने डाला है लिक्विडिटी मेरे पास? तो वही एलपी टोकन मिलता है। ये प्रूफ के तौर पे, ये रिसीविंग है। जैसे बैंक में आप जाके एफडी खुलवाते हैं तो रिसीविंग के तौर पे आपको मिलता है ना नया अकाउंट नंबर। और जब आपको एफडी तोड़वाना होता है तो वो अकाउंट नंबर लेके जाइए, फिर ओटीपी दीजिएगा, ये प्रूफ कीजिएगा कि मैं ही हूँ जिसका एफडी एफडी बैंक में है। मेरे एफडी को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और मेरा पैसा लौटा दिया जाए। उसी तरीके से एलपी टोकन गारंटी है कि भाई मैंने एलपी में पार्टिसिपेट किया है। जिस दिन हम इस एलपी टोकन जब हम लेने जाएंगे, बोलेंगे मेरा डॉलर दे दीजिए, तो बोलेगा एलपी टोकन लौटाइए मेरा। तो एलपी टोकन जब आप लौटाइएगा ये लिक्विडिटी पूल को, तब ये आपका डॉलर लौटा देगा और जो प्रॉफिट हुआ रहेगा वो भी लौटा देगा। लेकिन सबसे बड़ा मैटर है जो एलपी टोकन जो हम और आप लौटाए, ये तो डिसेंट्रलाइज है, इसमें नाम नहीं लिखा रहेगा कि ये रंजन जी का ही है। तब ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ये एलपी टोकन किसी बैलेट में अगर जाके जमा हो रहा है तो वो बैलेट वाला भी तो एलपी टोकन यूनिस्वैप को लौटा के ले सकता है, लिक्विडिटी निकाल लेगा। तब ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि ये एलपी टोकन जा कहाँ रहा है। तो सर ये एलपी टोकन 100% जीरो जीरो नल एड्रेस के ऊपर जाता है। जीरो जीरो नल एड्रेस के ऊपर जाता है। इसी को बोला जाता है 100% बर्न हुआ है। और हमने अब थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जीरो जीरो नल एड्रेस के ऊपर क्या लिखा है, या तो टोकन मिंटिंग करने के लिए, नहीं तो बर्निंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑनरशिप को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो एलपी टोकन के माध्यम से लिक्विडिटी को निकालना इम्पॉसिबल है। अब लिक्विडिटी निकलेगा कैसे? तो लिक्विडिटी निकालने का एक और तरीका है, वो है कि टोकन मिंटिंग करने का ऑप्शन हो तो नया टोकन बनाकर निकाल सकता है। तो नया टोकन बनाने का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि पहले से टोकन बना के रखा हो, मिंटिंग का तो ऑप्शन है नहीं। हो सकता है पहले से टोकन बना के रखा हो, वो बेचेगा तो एकदम सेलिंग प्रेशर आके लिक्विडिटी को खत्म कर सकता है। तो सर अभी हमने डाटा दिखाया है कि 6 कॉन्ट्रैक्ट के पास ही सबसे बड़ा फंड पड़ा है। उसके बाद क्या देखे हैं आप,
किसी के पास 2,000, 1,000, 500, 200, 400 टोकन पड़ा है। सर 1,000, 2,000 की सेलिंग से रेट गिरता है क्या? नहीं। तो पहले से नया टोकन बन के होल्डिंग भी नहीं हुआ है, नया टोकन बनाने का क्रिएटर के पास ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर मिंटिंग हो भी रही है तो टोकन एआई कर रहा है, और मिंटिंग भी एक लिमिटेशन के साथ करेगा। जब तक 250 दिन का बैकअप रहेगा कोई नया टोकन नहीं बनेगा। कहाँ से रेट गिरा देंगे, जरा बताइए हमको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि स्कैम कहाँ कहाँ से होती है, और जहां जहां से स्कैम होती है वहां वहां इन्होंने लॉक करके रखा है। तो होल्डर्स के पास पहले से ज्यादा टोकन पड़ा नहीं है। टोकन नया बनाने की अथॉरिटी नहीं है इनके पास में कि अथॉरिटी कर लेंगे। लिक्विडिटी डायरेक्ट निकालने का ऑप्शन नहीं है। लिक्विडिटी तभी निकलेगा जब टोकन आपके पास अवेलेबल है, जब सेल करिएगा तो लिक्विडिटी निकलेगा। तो बड़ी मात्रा में टोकन अवेलेबल ही नहीं है, ना अवेलेबल हो पाएगा कभी क्रिएटर के पास। तो क्रिएटर यहाँ से स्कैम नहीं कर पाएगा आपके साथ। एआई लगाया है तो एआई के साथ भी ऑनरशिप को नल एड्रेस पर डाला है, वहां से भी नहीं निकाल पाएगा। टोकन का ऑनरशिप भी नल एड्रेस के ऊपर डाल दिया है कि उसके कोडिंग में वो चेंजिंग नहीं कर पाएगा। आप इसके कोडिंग को, आपको अगर इतना डर है तो आप इसके कोडिंग को सीधा उठाइए और इसके कोडिंग को ले जाकर पढ़ लीजिए ना आप। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अलग अलग ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल क्या है, नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉल यस होगा ना तो बाहर से भी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल लाके कुछ भी एडिफिकेशन मार सकता है इसमें। नहीं है सर यहाँ पे हिडन ऑनर नहीं है। यहाँ ये बता रहा है ओपन सोर्स, यस पूरी तरीके से ओपन है सोर्स, आप जाके पढ़िए। ठीक है ना। उसके बाद मिंटेबल नहीं है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बाद में लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भाई। एक सेल टैक्स है तो क्रिएटर के पास 5% सेल टैक्स जाता है। वो भी तब जाता है जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग तो P2P करते हैं, वो भी नहीं लगता है। 100 में 100 मार्क्स टोकन स्नीपर पे दिया है। क्विक इंटेल बता रहा है कोई इशू नहीं है। अभी XYZ कंपनी जो चल रहा है उसमें 5-5 इशू लेके वो 25 महीना से चल रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम टोकन स्नीपर पे। टोकन स्नीपर पे जरा देखिए आप। देखिए सिस्टम कब बना, 16 नवंबर 2025 को सिस्टम पहला डिप्लॉय किया गया था। जरा कॉन्ट्रैक्ट में देखिए सर, सोर्स कोड इसका वेरीफाइड किया गया है। यार नीचे में क्या लिख रहा है, ऑनरशिप रिनाउंस, यानी ऑनर के पास में कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्रिएटर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन, क्रिएटर के पास कोई स्पेशल परमिशन ऑथोराइज नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकता है। होल्डर की एनालिसिस किया हुआ है। होल्डर से एनालिसिस में क्या बता रहा है, क्रिएटर के बैलेट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। बाकी जो होल्डर्स है उसमें 5% से कम का टोकन सप्लाई है। बाकी जो टॉप 10 होल्डर्स है उसमें 0.27% की सप्लाई है। 0.27% की सप्लाई से क्या मार्केट गिरा देगा? नहीं गिरा सकता है। लिक्विडिटी एनालिसिस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे यूनिस्वैप के ऊपर पड़ा हुआ है लिक्विडिटी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100% लॉक है, बॉर्ड ने या लॉक यही बोल रहा है 100% है। तो सर आप चेक कर सकते हैं, एवरी चीजें चेक कर सकते हैं आप। अब एक और चीजें दिखाता हूँ, चलते हैं थोड़ा ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, और ऐड एंड रिमूव वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ देखिए ये B7A जो भेटाएगा ना, ये एड्रेस, ये बॉट ALS का बॉट है। जो ALS अभी कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा है ना, उसी का ये बॉट है। और ये काम करता है लिक्विडिटी ऐड करने का। ये देखिए B7A से ना सबसे ज्यादा लिक्विडिटी ऐड होता है। ये क्या है, लिक्विडिटी ऐड हुआ है 7 घंटा पहले। लिक्विडिटी ऐड कितना किया है, 56,000 $56,000, और प्लस में 26,000 टोकन, यानी 1,10,000 का वैल्यू लिक्विडिटी ऐड हुई है। पहले कितना ऐड होता था सर, पहले हजारों में ऐड होता था, अब लाखों डॉलर में ऐड हो रहा है। आने वाले समय में देखिएगा मिलियन में ऐड होगा लिक्विडिटी एक समय, क्योंकि औकात बढ़ती गई ना एएलएस की। एएलएस की जितनी औकात बढ़ेगी उतनी ज्यादा सेलिंग होगी, उतनी ज्यादा ऐड होते जाएगी। तो हमेशा उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे सर बाकी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बाकी बाकी जो है ना वो सब जा रहा है मिंटिंग फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम। अब मैं किसी पे भी क्लिक कर लूँ, मान लिया B7A खाली छोड़ दीजिए, B7A लिक्विडिटी ऐड करता है, यहाँ देखते जाइए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, इस तरीके से लिक्विडिटी ऐड हुआ है। अब मान लिया मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ, चलिए
हम F1 नहीं उठाते हैं। अब F1 को समझना है तो अच्छा, F1 यहाँ पे रोकिए, B7A वाला हम खोलते हैं। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऐड लिक्विडिटी लिख रहा है ना, इस पे क्लिक करिए। ये सीधा ब्लॉकचेन पे उठा के आपको ले जा रहा है। और देखिए एक, ये देखिए इसका ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, नल टू नल, नल एड्रेस पे है पूरी तरीके से। लिक्विडिटी की ऑनरशिप को नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर करके रखा है। अब बोलेंगे सर B7A ये कैसे कनेक्टेड है AEF के साथ, तो आइए जरा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 44B से किस पे गया, ये ALS है, ALS से किस पे गया, 44B पे। वो बीच में पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ALS लास्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, AEF 2D6। ठीक है ना, AEF कौन है, ALS है। ALS ने क्या किया, 2D6 कौन है, ये लिक्विडिटी है। 2D6 पे ही लिक्विडिटी बना हुआ है। तो ALS ने क्या किया, 26,000 AIPF डाला, 26,805 AIPF डाला। और ALS ने ही $56,000 डाला, और डाला किस पे, 2D6 पे। ठीक है, ऐड हुआ लिक्विडिटी। और यहाँ पे LP टोकन का किया, लिक्विडिटी ऐड करके LP टोकन बंद किया। नल एड्रेस टू नल एड्रेस ERC20, ये लिक्विडिटी ऐड किया। अब देखिए उसके नीचे B7A, समझ में आ गया B7A कैसे कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप क्लिक करें किसी पे भी, चलिए 2200 टोकन की, ये $2200 का इस्तेमाल हुआ है। 4700 है, जिसमें $2200 किसी टोकन मिल गया है इसको। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं और इसको खोलते हैं। ये टोकन की मिंटिंग फंक्शन में इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है। ये जो E9 है ना, ये स्टेकिंग किया है कितना, 4700 डॉलर, टोकन डॉलर का। ठीक है ना, 5880 पे। ठीक है, तो 44B से 5880 पे इसको गया है। हम इसमें अभी बहुत डिटेल्स है, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, सीधा कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ बस। यहाँ देखिए नल एड्रेस से टोकन बन के कहाँ गया है, 44B ट्रेजरी के पास में। टोकन कितना बना सर, 8600 टोकन बना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए डॉलर का इस्तेमाल कितना हुआ, $4700। 47 दूना लगभग 1:1:2 के रेशियो में डॉलर का इस्तेमाल 4700 हुआ है। टोकन कितना बना है, 8600। यानी एक डॉलर में लगभग 2 टोकन बना है। ठीक है, अब देखिए जिसने जिसने डॉलर $4700 लिया, उसको कितना 2200 टोकन मिला है, 2200 टोकन मिला उसको। लेकिन उसके बदले में 8600 टोकन बना है। बचा हुआ टोकन कहाँ गया, बचा हुआ टोकन ट्रेजरी के पास में गया। उसका क्या प्रूफ है, तो सर देखिए ना, नल एड्रेस से टोकन सीधा गया कहाँ, ट्रेजरी के पास ही तो गया है। 8600 टोकन ये 44B के एड्रेस पे गया है, ये ट्रेजरी ही तो है सर। और ट्रेजरी तो आपको पहले, जैसे आप स्वैप करते हैं ट्रेजरी आपको तुरंत दे देता है। जैसे आपने स्वैप किया, ट्रेजरी आपको तुरंत दे देता है। बाकी ट्रेजरी अपना मैकेनिज्म अंदर में डालकर वो मिंटिंग फंक्शन करते रहता है। तो ये समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ खोल के देख सकते हैं कि कब कब मिंटिंग हो रही है नया टोकन, और कब कब लिक्विडिटी को ऐड किया जा रहा है। याद रखिए जब ALS एक्टिवेट हो जाए, जब रेट बढ़ जाए या रेट गिर जाए, तो समझ जाइए ALS एक्टिवेट हो जाएगा। और ALS एक्टिवेट का मतलब होता है सिंपल, कि रेट को अब गिर ALS को रेट को मैनेज करेगा और लिक्विडिटी ऐड करेगा। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ। जब जब ALS एक्टिवेट होगा, आप ट्रांजेक्शन पे चले जाइए, और सॉरी, आप ऑल पे चले जाइए, ऑल। अब देखिए ALS एक्टिवेट कब होता है, जब ALS एक्टिवेट होता है तो लगातार सेल करता है। उसका भी प्रूफ मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। B7A ट्रांजेक्शन, हाँ देखिए अब आइए, क्या बात है, अरे क्या कमाल किया यार। यहाँ देखिए B7A है ना, लगातार इसने सेल किया। कब एक्टिव हुआ था, 7 घंटा पहले। आइए इसका लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको। B7 कहाँ एक्टिव हुआ है, देखिए यहाँ पे समझिए।
B7A यहीं से शुरू हुआ है, आज से 7 घंटा पहले रेट क्या था, 2.16 चला गया था टोकन का रेट। अब B7A ने क्या किया, 2.7 पे $2000 सेल किया, $2100 सेल किया, $2200, 2264, 2500, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, सब 2000 से प्लस सेल करते गया। अब देखिए रेट को, रेट का कमाल देखिए, 2.16, अगला सेलिंग में 2.15, 95, 2.15, 32, 2.14, 2.13, 99, 13, 43, 2.12, 2.12, 2.14, 2.10, 2.10, अभी और गिरा रहा है। अभी देखिए लगातार सेलिंग करते करते रेट को देखिए, गिराते गिराते कहाँ ले गया, 2.1 पे। ये लगातार डॉलर की सेलिंग होती होती जा रही है, लगातार ये एलएस सेल कर रहा है लगातार, ठीक है ना। और लास्ट में जाके कहाँ छोड़ा है सर इसको, देखिए 2.01 पे ला के एएलएस एक छोड़ा है। अब कितना का सेल किया एएलएस ने, एएलएस ने तो टोकन सेल किया है ना सर। एएलएस ने कितना टोकन सेल किया है, 46,000, 56,000 डॉलर का, $26,000 सेल किया है। और इसको क्या किया है, एएलएस ने उठा के ऐड कर दिया। यही लिक्विडिटी में 7 घंटा पहले ऐड हुआ है। और वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ऐड लिक्विडिटी में 7 घंटा पहले जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पिक्चर। तो आई होप थोड़ा बहुत पिक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी अभी और भी डीप में जाया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए। और भी कई डीप है इसमें जाने में, थोड़ा सा हमें भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, और जूम में लंबा टाइम लगेगा। बाकी अभी तक की पिक्चर से एक चीज क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम किस लेवल की सिक्योरिटी लेकर चल रहा है। फिर भी इस सिस्टम में काम जब आप करते हैं तो ये फाइनेंशियल डिसीजन आप है, जो भी रिस्क है वो आपका है, तो डिसीजन आपका ही होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, पर्पज से मैंने पूरी जानकारी आपको दिया। बाकी फिर भी आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना लेवल का रिसर्च और अपनी जानकारी जरूर रखिएगा। बाकी थैंक समय दीजिए। सर अगर आप एसी सर मौजूद हैं प्लीज हैंडल करेंगे। शायद एसी सिंह सर मौजूद। हम सभी के ग्रेट अपलाइन एसी सर है, और एसी सर का हम लोगों ने परसों इनकम देखा था, और आज का भी इनकम देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन आया और एक ही दिन आके रह गया। तो प्लीज सर आप आए और थोड़ा सा अपने स्क्रीन शेयर करके हमारे हम लोग को थोड़ा सा इंस्पायर जरूर करें। वेलकम सर। बताइए 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 कैसे रंजन जी। एकदम शानदार जबरदस्त सर, आपको देखकर तो और मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। अरे अच्छी बात है। बताइए इस पर मोर पर जाना है ना। यस सर, यस सर। मोर पर जाना है। शेयर। शेयर और फिर स्क्रीन, स्क्रीन पे शेयर क्लिक करिए। एंटायर स्क्रीन स्टार्ट। हाँ क्या बात है, स्टार्ट सर। अब हम लोग चले। नजरें बनाए रखिएगा लोग स्क्रीन के ऊपर, देखिए। सर को मोबाइल चलाने उतना नहीं आता है, लेकिन पैसा देखे कितना छाप रहे ना हैं। ना मोबाइल मोबाइल चलाने पूरा आता है, ऐसा मत बोलिए। देश की राजधानी में रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर के बारे में बता दूं तो सर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और सर आकाश इंस्टीट्यूट के साथ में भी जुड़े हुए हैं, और सर उसमें बहुत अच्छे पोस्ट पे है। एजुकेशन फील्ड में सर का बहुत बड़ा दबदबा है। तब भी सर कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। सर सीधा माई अकाउंट में चलिए। हाँ अब देखिए आज का इनकम, सर टाइम हम दिखा दीजिएगा यहाँ पे, 13 यहाँ पे देखिए लोग, 13 अप्रैल 2026, नीचे में देखिए डायनामिक इनकम में देख रहा है AIPF स्टेटिक रिवार्ड
और 1:26 पे सर ने विड्रॉल मारा है। यही है पाँच ना सौ सर? चौदह हाँ हाँ, 514 आया था आज, 514.8। हाँ, 514.8 है, मतलब 12 घंटा का इनकम है टोकन। कल का दोनों टाइम मिला करके 1006 था। क्या बात है, 1,006। ये कल, हाँ, 12 तारीख को सर विड्रॉल किए हैं दिन में 11:49 पे, यानी रात और दिन माने दोनों, 24 घंटा का हाँ। 1,000 डॉलर, 1,000 टोकन। $1000 नहीं, 1000 AIPF। जी सर, जी सर, 1,000 AIPF। और अब तो हाँ, ज्यादा अभी हो गया और। सर। अब तो 1,030 हो जाएगा लगभग। हाँ, आज तो और बढ़ जाएगा। यस यस, बढ़ेगा चलिए। बढ़ेगा, ये 514.8 अभी आया है। हो सकता है जी, दिन वाला जो आए वो कम से कम 550 के आसपास आएगा। क्या बात है सर, ग्रेट सर। यानी लगभग और 2200-2300 डॉलर हो गया सर। हाँ हाँ, $2200 तो हो गया। क्या बात है। चलिए, नीचे दिखा दीजिए सर जो चल रहा है टाइमर 30 दिन वाला, जो आप 30 विड्रॉल किए दिन होंगे। वाला जाइए कौन नीचे। टाइमर? सबसे नीचे। हाँ हाँ, वेस्टिंग वाला, जो मारे हाँ, विड्रॉल। देखिए। कितना दिन में विड्रॉल मारे वो वाला? 21 पेज हुआ है अभी तक। देखिए, 1,006 ये वाला चल रहा है ऊपर में। पूरा उस पेज ऊपर कीजिए ना, अभी करंट वाला दिखा देगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 514। पूरा 514, पूरा। हाँ। नहीं, नीचे ही दिखाता है वो। चलिए रहने नीचे दीजिए, इतना दिखाता है। काफी है सर। इतना काफी है सर। नहीं, आप बताते तो हम विड्रॉल नहीं मारते। कोई बात नहीं सर, फिर अगले ही दिन बता देंगे। अब देखिए, विड्रॉल तो लगातार लगते रहता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उठ, 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 उठ। आज का भी विड्रॉल लगा है। आज बिल्कुल का सर। भी विड्रॉल लगा है जी। ये 515 नीचे लगा है ना। हाँ, 515। 514 आया था कुछ पहले से, टर्बो में था। अच्छा, 20% कटवा के सीधा निकाले हैं क्या सर? आज निकाले हैं, कल का नहीं निकाले। अच्छा। ओहो, वैसे ना वहाँ शो नहीं कर रहा है, 515 यहाँ पे जा रहा है। हाँ, आज रेट डाउन था ना, तो सोचे कर हाँ, देते हैं शाम में। शाम में आप ही लोग डिमांड करेंगे तो कहाँ से आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। ये D13 है, अगर आप चाहे तो ALS के पास में जाके और देख भी सकते हैं हाँ आप लोग कि D13 से 20% पैसा कट के गया होगा ALS के पास में आज, हेवी हाँ, अभी दिखा क्वांटिटी। दीजिए ना, अभी दिखा दीजिए 42D13। 42 D13 है ना सर? ओके, हाँ ट्राई हाँ हाँ, करते दिखा दीजिए। हैं, ट्राई करते हैं। ठीक। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई सर आपको इतनी शानदार अचीवमेंट के लिए। मेरे पास ALS का स्मार्ट और कॉन्टैक्ट ओपन और है। और ये देखिए ना, टीम साइज भी अपना तो हो गया ना अच्छा खासा। जी सर, तो हम इधर टीम। खोल दिए, आपका स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। मैं हाँ, खोल चलिए, दिया ठीक है ALS। ठीक है ठीक है, हाँ, दिखाइए ओके। दिखाइए। अब देखिए, यहाँ पे 2 घंटा पहले सर ने विड्रॉल किए, सबसे पहले 2 घंटा पहले हमको जाना पड़ेगा। D13 देखते हैं। देखिए ये वाला, देखिए ALS का स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, आप देख लीजिए नहीं तो। EF है ना, AEF, 20% कट के डॉलर, जो डॉलर कटता है वो यहीं पे आके जमा होता है, ठीक है। D13 थोड़ा खोजते हैं, 2 घंटा प्रयास करते हैं। 42D13। 42D13 2 घंटा पहले हुआ है ना सर, 6 बजे हाँ के हाँ करीब हाँ। में। हाँ, 6:30 पौने 7 में। अच्छा अच्छा। 20% कटा है तो 225 के आसपास कटा है। 42 देख रहे हैं सर। ये तो एग्जैक्ट टाइम देखिए ना सर, अपने पास में वहां से पता चल जाएगा। कटा है जो डॉलर है उस पर क्लिक करिए, देखिए कितने बजे एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम। फिर हाँ, उसे जल्दी मिल जाएगा। तो टाइम तो आपको बता ही दिए। रुकिए, टाइम भी बताते हैं। 6, 6:30 के करीब में। 1 घंटा पहले। अच्छा, 1 घंटा पहले। मात्र 1 घंटा पहले।
एड्रेस भेजे क्या आपको? नहीं, एड्रेस से मतलब नहीं, खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। यही का है यहाँ देखिए सर, यही है ना, 42D13। हाँ जी। हाँ, $212, $212.11 कट के 6:56 पे सर ने विड्रॉल मारे हैं। और देखिए ये हम्म। एएलएस के पास भी गया, एएलएस की औकात बढ़ रही है। एकदम लाइव डाटा सब चीज चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। और सर से हम सभी को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलता है कि सर कम से कम हम सभी को इतना गाइड कर पा रहे हैं। बाकी हमारे बीच में कल के डेट में भी बहुत सारी प्रमोशन हुआ है, परसों के डेट में रावत सर का सेकेंड लेवल हुआ, हमारे सुधीर सर पटना हम्म। से है उनका भी प्रमोशन हुआ। और कल नाइट में हम्म। हमारे देव सर का भी प्रमोशन हुआ है, थर्ड लेवल का, कोर रैंक का। तो आप सभी को चलिए, बहुत ढेर सारी बधाई पूरी टीम के रीजियन की तरफ से। बाकी अभी भी 2-3 प्रमोशन आज के डेट में भी होने वाला है, तो दबा के हमारे मेहनत तरफ कीजिए। हमारे तरफ से भी सबको धन्यवाद। ये आप लोग का सहयोग है कि इतना बड़ा कम्युनिटी बनते जा रहा है। और हम लोग 6 महीना के आसपास में बहुत आगे अपना कम्युनिटी बना देंगे, दूसरे कंपनी के बराबर कर देंगे लगभग। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन, आप सभी लोगों को। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में डिटेल से डिस्कशन के साथ में। और अभी अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पूर्णिया के लिए, लगभग 200-250 किलोमीटर जाना है, हम और देव सर निकलेंगे अब यहाँ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती फीडबैक अपनी टीम के अपलाइन के माध्यम से जरूर मेरे तक पहुंचाइएगा कि आज के सेशन से क्या क्लैरिटी मिली। और ये जो वीडियो है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, आप ये वीडियो लेके आप जरूर इस